नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस को ईवीएम के साथ साथ अब डाक मतों की गणना में भी गड़बड़ी का डर सता रहा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और अशक्त जनों की सुविधा हेतु मतपत्रों की छपाई कर ऐसे मतदाताओं के घर पर जाकर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। लेकिन पौड़ी गढ़वाल सहित कई अन्य जनपदों से यह सूचना आई है कि दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और अशक्त जनों हेतु छपवाए गए मतपत्र उन मतदाताओं तक न पहुंचकर इन मतपत्रों का दुरुपयोग बीजेपी के पक्ष में किया गया। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल से उनके द्वारा स्वयं कई बार वार्ता करने के बाद भी कोई समाधान प्राप्त नहीं हो पाया। डाक मतों में धांधली के कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस असहज और घबराई हुई है, इसलिए अपनी खराब स्थिति को देखते हुए अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम तो कभी डाक मत और कभी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे आरोप कांग्रेस की हताशा को दर्शाते हैं। ऐसा उन्होंने अपने कार्यकाल में किया होगा, इसलिए कांग्रेस को ये डर सता रहा है। मांग इसमें है। देखिए, ये प्रत्येक अभ्यर्थी का ये अधिकार है कि चुनाव आयोग उसको ये बताए कि अंतिम रूप में मतदाता सूची जो है इसमें कितने पोस्टल बैलेट हैं और कितने सर्विस वोटर हैं। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों को इस बात से अवगत नहीं कराया, ये जानकारी नहीं दी। मैंने स्वयं पौड़ी के जिलाधिकारी को कई बार इस संबंध में वार्ता की, लेकिन मैं उनके उत्तर से मेरी संतुष्टि नहीं हुई और हमने कल भी इस संबंध में चुनाव आयोग को अपनी भावना से अवगत कराया है। और आज हमने ये दोबारा लिखा है कि ऐसे स्थानों पर जहां पर अभ्यर्थियों को मतदाता सूची, पोस्टल बैलेट की जो मतदाता सूची है वो उपलब्ध नहीं कराई गई, अवगत नहीं कराया गया, वहाँ पर उन्हें अवगत कराया जाए और उन इलेक्टर्स से, जो वोटर्स हैं, उनसे दोबारा मतदान की तिथि निश्चित की जाए कि वो दोबारा मतदान करें। का क्या कहना है? चुनाव एक स्वतंत्र एजेंसी है और निष्पक्ष रूप से जिसका चुनाव कराने का दायित्व होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उन्होंने, मुझे लगता है इससे पूर्व जब वो सरकारों में रहे तो इस तरह के काम उन्होंने किए हैं, इसलिए उन्हें दूसरे पर भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये बचकाना आरोप है और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उन्हें लग रहा है कि वो हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और 10 मार्च को कांग्रेस चूँकि इसी तरह धीरे धीरे उसी तरह के जो है तो कभी ईवीएम मशीन के लिए बोलेगी, कभी किसी चीज़ के लिए बोलेगी और बोलती रहेगी। जैसा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं अशक्त जनों की जो सुविधा के मतपत्रों की छपाई कर ऐसे मतदाताओं को मतदान की व्यवस्था सुरक्षित कराई गई थी। परंतु जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल सहित अन्य जनपदों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि मतपत्र मतदाताओं तक न पहुंचकर इनका दुरुपयोग भाजपा के पक्ष में किया गया है, तो आम आदमी पार्टी ऐसे सभी संभावनाओं से इनकार नहीं करती और चुनाव आयोग से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिन केंद्रों पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, ऐसे सभी केंद्रों की सुरक्षा की मांग करती है। और आम आदमी पार्टी को आशंका ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हनी पाठक जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। संगीता शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। और राजेंद्र शाह जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हनी पाठक जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। चुनाव के नतीजे आए नहीं है कि उससे पहले कांग्रेस के आरोपों की जो झड़ी है वो लगी हुई है, एक के बाद एक कई आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी ईवीएम और
और मशीनरी के दुरुपयोग का मसला वो ठंडा नहीं कर पाए थे कि इस बीच मत पत्रों में भी गड़बड़ी की आशंका जता दी है उन्होंने। देखिए पल्लवी जी, एक कहावत है बहुत पुरानी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो उनको आभास हो गया है कि वो हारने वाले हैं, तो इस तरीके की आशंका दिखानी, इस तरीके की बातें करना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे हैं और बेबुनियादी बातें करते रहेंगे। अगर मैं इनसे ये पूछूं कि ईवीएम में घोटाला करना था तो जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां भी कर लिए होते, हम लोग वहां भी करते ना, राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह हम लोग ईवीएम में घोटाला कर लिए होते, मतपत्रों में घोटाला कर लिए होते, तब भी तो कांग्रेस की सरकार वहां पर नहीं आती। लेकिन हम लोग सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों घोटाला करेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूं कि इस तरीके की बातें करके बेबुनियादी क्यों बातों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों अपनी बातों में खुद उलझ रहे हैं? ईवीएम घोटाले की जहां तक बात है, ये सरासर ये चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता पे ये उंगली उठा रहे हैं। बेटर है कि ये कहीं और कोर्ट वगैरह में जाके इस तरीके की बातें करे, क्योंकि इस तरीके की बातों का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सिरे से नकारती है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की अभी मैं बातें सुन रही थी जिसमें वो ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। तो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही है ना। अगर पल्लवी जी मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइए, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही। तो दिल्ली, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश काफी हद तक रहा है और रहता है, तो क्या हम लोग जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो वहां पे घोटाला नहीं कर सकते थे ईवीएम में? मतलब जहां ये जीतते हैं वहां पर चुनाव में कोई घोटाला नहीं किया जा सकता है, और जहां ये हारते हैं वहां पर ये सरासर उंगली उठा देते हैं। राजेंद्र शाह तो जी, इस तरीके की बातें जरा करते समय ये चीज ये बोले, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत ये सिद्ध करते आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है राजेंद्र शाह जी, बड़ी निगरानी रखी जा रही है इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को आपने तैनात किया हुआ है। आपको पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, आपको सीसीटीवी फुटेज पर भी भरोसा नहीं है, आपको स्थानीय प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है, और तो और आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है। भरोसा किस पर है सर? कांग्रेस पर? देखिए, पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हमारे भाजपा के जितने मित्र हैं उत्तराखंड में, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ रही है। ये गलतफहमी ना पालें, कांग्रेस आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमने जो बातें कही हैं, देखिए पिछली बार भी चुनाव हुआ था, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जो मत पत्र थे वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग इंडिविजुअल मिले थे, और इस बारी के जो मत पत्र हैं, चाहे मैं 80 वर्षीय से ज्यादा के लोगों का मतपत्र की बात करूं, चाहे मैं दिव्यांग के मतपत्र की बात करूं, चाहे मैं असक्षम लोगों के मतपत्र की बात करूं, इन्होंने एक ही व्यक्ति को वो सारे मतपत्र पकड़ा दिए। अब मुझे बताइए ना, अभी पिथौरागढ़ का, तो अभी पिथौरागढ़ का किस्सा है। पिथौरागढ़ में एक ही व्यक्ति जो है सबके मतपत्र लेकर मोहर लगा के जो है वो बक्से में डाल रहा है। तो क्यों नहीं आपने अलग अलग दिए? क्या वजह रही होगी? मतलब ये बताएं ना। उसके लिए जवाब देने को तैयार है हनी पाठक जी। पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं उनका रुख करूंगी। बताइए बताइए। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं दिया आपने? व्यक्तिगत एक ही अधिकारी के हाथ में क्यों पकड़ा दिया पूरा पोथरा? अच्छा, वो अधिकारी बीजेपी ने खरीद लिया होगा? नहीं, अब देखिए, ये तो बीजेपी जाने, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया जिस तरह से होती आई है, हमेशा जो है जितने भी जो वोट होते हैं, चाहे दिव्यांग के हों, चाहे 80 वर्ष से ऊपर के थे, चाहे मतलब सर्विस वोटर हो, उसकी एक लिस्ट प्रॉपर रूप में जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वहां से उनको दी जाती है। हाँ। वो भी नहीं दी गई। मतलब जो हमेशा से प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए ना। अलग से अपनी प्रक्रिया को शुरू कर देती है भाजपा, मुझे ये समझ नहीं आती है। अब सही बात के लिए अगर कहा जाए तो फिर वो कहते हैं कि हार रहे। अरे भैया, हार नहीं रहे, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे 10 मार्च को। नहीं, हार जीत की तो अब हार जीत का ऐलान तो सर 10 मार्च को हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन उस बीच तक का सब्र इस समय किसी में भी नहीं नजर आ रहा है कि सब्र कर लें, कुछ किसी ना किसी तरह की बयानबाजी हो ही रही है। इस बयानबाजी का क्या फर्क पड़ेगा? अब मतदान तो हो गया सर, तो इन बयानबाजियों का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। हनी पाठक जी, एक बड़ा और अहम सवाल पूछा है यहाँ राजेंद्र जी ने, आपका मैं जवाब लूंगी, उसके बाद में आऊंगी संगीता जी आपके पास। जल्दी से बताइए हनी पाठक जी।
राजेंद्र शाह जी पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और इतने अनुभवी होके इस तरीके की बातें करते हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। राजेंद्र शाह जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, ईवीएम का ट्रायल किसने शुरू कराया था? ईवीएम का ट्रायल कांग्रेस की सरकार ने ही शुरू कराया था ना, कांग्रेस ने ही शुरू कराया था ना। अगर ईवीएम इतना ही घोटाले का रहा है तो ईवीएम को ट्रायल बेस पे कैसे कांग्रेस की सरकार लेकर आ गई पटल पर? और दूसरी बात, मैं लेट मी कंप्लीट शाह जी, लेट मी कंप्लीट, आपको मैं पूरा मौका दूंगी बोलने का। पल्लवी जी, आपने जवाब मुझसे मांगा है कि राजेंद्र शाह जी से? ठीक है राजेंद्र जी, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, एक बार बात कंप्लीट कर लेते हैं। मतपत्रों में गड़बड़ी का जो सवाल आपने उठाया, कांग्रेस के समय ही शुरू हो गया था। अगर ये ईवीएम गलत थी तो आपकी गवर्नमेंट ने इसको क्यों लागू किया था? उस समय बैलेट पेपर की खुजली किसको हुई थी पल्लवी जी? कांग्रेस को ही हुई थी बैलेट पेपर की खुजली, ईवीएम से खुजली कि ईवीएम लगाया जाए। तो आपके अनुसार ईवीएम लगाया गया, आपके अनुसार ही बैलेट पेपर को हटाया गया, हर चीज आप ही के अनुसार तो की जा रही है। और पल्लवी जी, इतनी सारी कहानी सुना दी राजेंद्र शाह जी ने, लेकिन मेरे को एक कहानी का जवाब नहीं दिए कि मैंने इनसे पूछा राजस्थान, झारखंड और पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला नहीं किया, उत्तराखंड में ये स्पेशल कैसे घोटाला करेगी? और दूसरी बात का जवाब मैं चाहूंगी शाह जी आपसे कि आप इतनी सिक्योरिटी आप भी तो लगा रखे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके वहां पे सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं। अभी पल्लवी जी ने भी आपको बताया कि आप कड़ी निगरानी वहां कर रहे हैं, तो किस प्रकार से घोटाला हो जाएगा ये भी बता दीजिए। और दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बल्कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस कार्यालय में जश्न भी बना चुके हैं। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप क्यों छटपटा रहे हैं? मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। जब आपकी बारी आएगी तो निश्चित ही मुझे इन 3 हनी पाठक जी, मतपत्रों के दुरुपयोग का सवाल पूछा है उन्होंने आपसे कि जो सारे मतपत्र थे पिछली बार की तरह अलग अलग अधिकारियों को क्यों नहीं सौंपे गए, एक ही अधिकारी को दे दिया। और इसके अलावा गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि मतपत्र मतदाता तक पहुंचे ही नहीं, बीजेपी ने अपने पक्ष में उनका दुरुपयोग करवा लिया। गोदियाल जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो मुझे कोई, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गणेश गोदियाल जी वो शख्स है जिनको हटाने के लिए हरीश रावत जी दिल्ली तक चले गए थे। उनको तो प्रभारी की भूमिका तक ठीक से नहीं निभाने दी गई थी। और कांड तो शाह जी के साथ भी हुआ था कि यहाँ पे कांग्रेस में अंदर ही काफी ज्यादा खुजली है, तो पहले अपनी खुजली दूर करे, फिर दूसरों की मतपत्रों की खुजली के बारे में सोचे। संगीता शर्मा जी का रिएक्शन। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो कोर्ट जाए, कोर्ट जाकर भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाए और बोले कि मतपत्र की अधिकारी को सौंपा गया है, क्यों नहीं सौंपा? अभी चुनाव आयोग से मुलाकात की है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने। हनी पाठक जी, इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। अब देखते हैं कि उस मुलाकात का क्या असर नजर आएगा, मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई। राजेंद्र शाह जी इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन बस सर मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं संगीता जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ, शुरुआत से जुड़ी हुई है वो। संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी को किस बात का डर सता रहा है भाई? आप लोगों ने भी अपने कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर लगाए हुए हैं, आप किससे सबक लेकर ये सब कर रहे हैं? दिल्ली में तो 3-3 बार आपको मुख्यमंत्री बनवा दिया गया। अगर इतनी ही स्ट्रांग होती बीजेपी ये सारी गड़बड़ी करने में, तो आप एक बार फिर से थोड़ी ना आ जाते दिल्ली में। हो चुका है और मैं तो कहूंगी कि इस तरह की किसी भी बयानबाजी से बचना ही चाहिए और ये निर्वाचन आयोग को इसमें अपनी स्पष्ट भूमिका निभा करके इसकी जांच भी करनी चाहिए और उन्हें इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो अनर्गल बयानबाजी लगातार हो रही है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह उठाती है। तो इसमें चुनाव आयोग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है और जहाँ भी लग रहा है कि इस तरह का कुछ हुआ है तो उसको जांच के दायरे में लाया जाए, और जिससे कि जनता के मन में भी और जो राजनीतिक पार्टियों के मन में भी जो कलह चल रहा है कि इस तरह का हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सारी चीज सामने आनी चाहिए। क्योंकि इस तरह का क्योंकि 2 बार मौका दिया गया था दिव्यांगजन और जो 80 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं, तो उनके पास जिस भी लोगों को जाना था मत पत्र लेकर के, तो उनको 2 मौके दिए गए थे। एक बार तो उनके पास गए, अगर वो उन्हें नहीं मिलते हैं अपनी जगह पर तो उनको दूसरी बार उस जगह पर जाना था और फिर उनसे मतदान कराना था। 2 बार चुनाव आयोग ने ये प्रोसीजर रखा था कि 2 बार आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे। अब उसके बाद किस तरह की गड़बड़ी हुई है तो इस पर चुनाव आयोग को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। यानी कि आप मान रही हैं कि गड़बड़ी हुई है, मतपत्रों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेरफेर किया गया है। आम आदमी पार्टी यही कहना चाहती है ना? देखिए, अगर किसी के मन में
इस एंड बट की स्थिति भी आती है। तो अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है तो देखिए उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है और कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो क्या परेशानी है? तो चुनाव आयोग अगर जांच कर ले और किसी के मन में ये प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है तो वो कहीं ना कहीं खुद ही खत्म हो जाएगा। राजेंद्र शाह जी। नहीं, देखिए एक बात, उन्होंने मेरी बात का तो हरि पाठक जी ने जवाब दिया ही नहीं कि भाई हर चुनाव में ये प्रक्रिया है। चुनाव आयोग भी जो है वो पूरी लिस्ट जो है, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक लिस्ट दी जाती है। इस बार क्यों नहीं दी गई होगी, इसके बारे में तो बताया नहीं उन्होंने। मतलब ये तो बताया ना क्यों नहीं दी, इस बार क्या वजह रही है कि वो लिस्ट नहीं मिली उन्हें। और ये दूसरी बात ये है कि क्या वजह रही है कि जब व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल सब मत पत्र दिए जाते थे, इस बार क्या वजह रही होगी कि एक ही को पकड़ा दिए गए। तो ये जरा से इसके बारे में थोड़ा सा बता देना, मैं जानकारी ले आए हमारी। नहीं, वो कह तो रही हैं कि गणेश गोदियाल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चुनाव आयोग के पास गए सर, चुनाव आयोग से आपने बातचीत की है, चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, कुछ तो आपको आश्वासन मिला होगा कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो ये हरि पाठक जी कह रही है, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई पिछली बार जब चुनाव हुआ था, अगर इनके ध्यान आ रहा हो कि पिछली बार भी चुनाव से पहले जो है जैसे ही ये उस समय जो है उनको जो है लिस्ट पकड़ाई गई थी भाई 80 वर्ष, खैर पिछली बार तो 80 वर्ष का मामला नहीं था, इस बार है, लेकिन जो भी पोस्टल बैलेट थे, सरकारी रहे हो या और रहे हो, दिव्यांग रहे हो, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो दी गई थी। इस बार नहीं दी गई, तो क्या वजह रही होगी, क्यों नहीं दी गई होगी? बताइए हनी पाठक जी, क्यों नहीं दी गई लिस्ट? खुद ही इनसे मेरा वाला सवाल कर लिया। मैंने क्या बोला आपको कि ये आपने बोला ना कि चुनाव आयोग मिलने कांग्रेस के लोग गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता लिस्ट क्यों दी गई क्यों नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। राजेंद्र शाह जी, आप चुनाव आयोग मिलने गए थे ना, चुनाव आयोग से आपने ये सब शिकायत रखी होती, उनको क्या जवाब दिया? मैं तो खुद ही बैठी कैमरे पे। आप क्या मुझे बताइए चुनाव आयोग ने आपको क्या जवाब दिया? मैं आपसे पूछती हूँ कि आप चुनाव आयोग के पास शिकायत कर गए थे, चुनाव आयोग ने आपको क्या जवाब दिया? कृपया करके मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि ऑन कैमरा एक लोग काफी लोग के चैनल है, उसमें खुलासा कर दिया। मैं वेट कर रही हूँ आपके जवाब का। राजेंद्र जी। नहीं, चुनाव आयोग ने तो ये कहा है कि आपके पास अगर कुछ इस तरह के कुछ एविडेंस है वो हमें जमा करा दीजिए और हम इसको दिखवाते हैं। एविडेंस दिखवा दीजिए, लगा दीजिए। आप ना भारतीय जनता पार्टी को बेबुनियादी बातों से दूर करा ही दीजिए शादी। जो आपके पास एविडेंस है ना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर दीजिए और वो दिखाई दीजिए, क्योंकि बिना एविडेंस के बीच चिल्लाहट करना भी एक तरह से बेबुनियादी बातें करने के बराबर है। कांग्रेस पार्टी ने बैलेट पेपर को हटवाया, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम चालू करवाया, कांग्रेस पार्टी की सरकार जहाँ है। अभी पल्लवी ने भी थोड़ा सा एक बात कही, उस बात को मैं दोहरा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हैक करने में ईवीएम बहुत बड़ी उस्ताद है। आप काम करिए, एक तो एविडेंस ले आइए और जनता पार्टी का खुले तौर पर आरोप लगाइए। मैं भी आपके साथ नहीं, ये आरोप नहीं, मेरी बात का तो आप जवाब भी नहीं दे रही है। मतलब इतना तो बता दीजिएगा आप। नहीं, आप एक बात तो बताइए मुझे। नहीं, आप पार्टी की प्रवक्ता है कि आप बताइए कि मैंने प्रवक्ता के तौर पर क्या इन बातों का अपमान नहीं दिया? खुद ही कह रही हूँ कि एविडेंस चाहिए ना, एविडेंस चाहिए। चुनाव आयोग ने भी आपके ही का एविडेंस चाहिए। चलिए ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज,
राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र शाह जी, बीजेपी के मनवीर सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इस समय भ्रामक स्थिति से गुजर रही है। बात पूर्व मुख्यमंत्री की कर लें तो हरीश रावत अभी अपने खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन जुटाने में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि गणेश गोदियाल अलग अलग तरह के आरोपों में ही इस समय व्यस्त नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह की बात करें तो वो घोषणा पत्र का ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? हम बीजेपी के अंतर्कलह की खबरें रोजाना सुन रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी भी इस समय अलग अलग चीजों में व्यस्त दिख रही है। शाह साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए संगीता जी, एक बात बहुत मैं आप संगीता जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। सर मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी जी, सॉरी पल्लवी जी जी। ऐसा है, ये जो आरोप लगा रहे हैं मनवीर भाई, अब आरोपों की झड़ी तो उनके विधायकों ने लगा रखी है उनके अध्यक्ष के खिलाफ, है ना, उनके मुख्यमंत्री जी, और जिनके खिलाफ इनका झगड़ा चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी कल हमारे छोटे भाई धामी जी जो है उनसे मिलके आ गए, त्रिवेंद्र रावत जी से। तो चल इनके यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं चल रहा। हमारे यहाँ जो है, अगर कोई मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो वो यही तो कह रहा है कि जो हाईकमान कहेगा उसके अनुसार ही होगा, विधायकों की राय ली जाएगी। यही तो कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है। कल भी यही बयान रावत जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि भाई जब विधायक जीत के आएंगे उनकी राय शुमारी होगी और हाईकमान जो है सोनिया गांधी जिसको बनाएंगी वो बन जाएगा। हमारे यहाँ तो बहुत साफ है। हमारे यहाँ कभी भी देखिए, अभी 2022 में हमारे ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बदले गए जैसे लगातार यहाँ इन्होंने 8 मुख्यमंत्री दे दिए हैं। इनको बधाई हो भाजपा वालों को, है ना। तो हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। हमारे यहाँ अगर एक भी 5 साल पूरे तिवारी जी रहे, 5 साल पूरे बोगड़ा जी रहते, लेकिन वो आपदा आ गई थी, आपदा के कारण जो है वो किसी कारण पर चटे। इनके यहाँ तो ये कारण ही नहीं बता पाए कि त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया, तीरथ जी को लाए फिर क्यों हटाया, फिर धामी जी को बनाया नाइट वॉचमैन बना के। अब नाइट वॉचमैन बन के वो आए थे तो नाइट वॉचमैन का काम किया उन्होंने अपना। नाइट वॉचमैन हमारे यहाँ सब ठीक है। हाँ, नाइट वॉचमैन के रूप में आया था ना। राजनाथ सिंह जी ने तो कहा था कि हमने नाइट वॉचमैन भेजा, और नाइट वॉचमैन क्रिकेट की भाषा में सब लोग जानते हैं कि क्यों आता है। वो तो सबसे थका हुआ खिलाड़ी जो होता है उसे भेजा जाता है कि आउट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ये मतलब क्रिकेट की परिभाषा है जो नाइट वॉचमैन जाता है। और राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था। नहीं, अगर कांग्रेस इतना ही उन्हें नाइट वॉचमैन मान रही होती सर, तो लगातार धामी को ही हमेशा निशाने पर नहीं रखा जाता। हर आरोप धामी से शुरू होकर धामी पर ही खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टेंशन की बात तो है। और 2 बार वो लगातार विधायक चुने गए सर, क्या इन चीजों को भी आप नजरअंदाज कर देंगे? नहीं, दो अच्छी बात है, 2 बार विधायक चुने गए, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनको बनाया गया तो वो परिस्थितियां तो सब पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने है। मैं माफी चाहूंगी कि मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है सर, लेकिन आपने तो क्या किया, लाल कुआं से हरीश रावत को जिताने के लिए और वहां से लड़वाने के लिए संध्या डाला कोटी को टिकट देकर फिर उनका टिकट काटा। ये आपने कौन सा न्याय किया था राजेंद्र जी? नहीं, देखिए, ये मैं पिछली बार भी आपके साथ जब मैं आपके डिबेट में था मैंने कहा था कि देखिए ऐसा किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत स्पष्ट बात कहता हूँ, आप टिकट सोच समझ कर दीजिए, और जिसको टिकट एक बार दे दिया है उसका टिकट नहीं काटना चाहिए। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ हनी पाठक जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। संगीता जी का मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। संगीता शर्मा जी, बीजेपी के लोग इतनी प्रमुखता से ये बात नहीं कह सकते ना, स्पष्टता से बात कह नहीं सकता। मैंने हनी पाठक जी से एक बात पूछ रहा हूँ, वो मेरी एक बात का जवाब नहीं दे रही कि हमेशा से जो है वोटर लिस्ट उपलब्ध करवाई जाती थी। सुन तो लीजिए पहले, सुन तो लीजिए कि आपको मेरी जवाब का जवाब सुनाई होता। आप अपनी आंखों
के चश्मा कांग्रेस का हटा कर देखेंगे और हेडफोन में रावत की बात सुनाई नहीं देती है, वो हटा कर देखेंगे, तो मैंने आपको जवाब दिया था और जवाब सुन के अनसुना आपने किया है, तो बात अलग है। नहीं तो हनी पाठक जी, वो मैं एक बार आपका जवाब मैं भी रिपीट कर दूंगी, लेकिन ये मुझे भी जानना है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में जानकारी है? जो लिस्ट की बात लगातार राजेंद्र जी उठा रहे हैं, क्या इस बारे में आप लोगों को जानकारी है? जानकारी इस प्रकार की नहीं है। ठीक है, संगीता शर्मा जी। कोई भी जानकारी इस प्रकार की नहीं है। ये है कि हमेशा ये लिस्ट दी जाती थी, ये है, ये भी नहीं है। संगीता शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, पल्लवी आवाज आ रही है। बताइए संगीता शर्मा जी, 10 मार्च को अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, लेकिन किसी के भी अंदर सब्र नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। पल्लवी जी 10 मार्च का इंतजार सभी को करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। हम चाहे इस तरह की कितनी भी बयानबाजी कर लें, और जैसा हम लगातार कांग्रेस बीजेपी में भी देख रहे हैं कि कभी विधायक जो प्रत्याशी हमारे खड़े हुए थे वो भीतर खात का आरोप लगा रहे हैं, कभी हरीश रावत जी अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब कुछ होने वाला नहीं है। जनता के जनादेश का इंतजार करना ही सबसे बड़ा सही फैसला होगा, क्योंकि 10 मार्च को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब कुछ सामने होगा। आपके यहाँ बड़ी शांति नजर आ रही है इस समय, संगीता जी, आपके यहाँ पर बहुत शांति नजर आ रही है इस समय। क्या पहले स्वीकार कर लिया है कि अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है? देखिए, ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इस समय जनता के जो परिणाम आएंगे वो बहुत अप्रत्याशित आएंगे। 2022 के जो भी परिणाम आएंगे, क्योंकि देखिए 21 वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी ने ही यहाँ सरकार चलाई है, और बीजेपी ने जिस तरह से 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और धरातल पर कितना काम हुआ ये जनता के सामने है, जो भी जनता ने जनादेश दिया होगा। और इसीलिए कई जगह से भाजपा के विधायक प्रत्याशी भीतर घात का आरोप लगातार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में काम नहीं किया है। तो अब उनको हार का डर सता रहा है, तो वो लगातार कह रहे हैं कि संगठन ने ही भीतर घात किया है। तो ये बहुत सारी चीजें इस थोड़े से समय के बीच में नजर आ रही हैं, जब से मतदान हुआ है और रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं परिणाम का इंतजार करना चाहिए, और परिणाम के बाद ही जो फैसला होगा उसका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से जो जितनी भी हम अनर्गल बयानबाजी कर लें उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मतदान हो चुका है। हनी पाठक जी, देखिए ऐसा है, पहले तो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं ये निवेदन करूंगी कि पिक्चर थोड़ी क्लियर करिए। कभी ये लोग बयान देते हैं कि जनता ने अपना वो दे दिया है वोट और 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा, तो अप्रत्याशित रूप से बातें निकल कर आएंगी, और फिर कहते हैं कि चुनाव आयोग से ये कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला कर रही है। तो ये क्या कहना चाहती है, जरा पिक्चर क्लियर करिएगा। और शाह जी और संगीता जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, पक्ष की सरकार है ना, मेरे से जवाब लीजिए, मैं रेडी हूं देने को। ये कहते हैं कि 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, ये कहते हैं कि संगठन में ये कहा गया भीतर घात हो रही है। हम लोग जो भी शिकायत करते हैं अपने संगठन से करते हैं, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आप उसमें मत घुसिए। अगर मैं घुसूं तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि कुमार विश्वास ने ये बात कही है। कुमार विश्वास जो कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर थे, उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल को कि खालिस्तान के विरोध में एक नारा लगाकर दिखाइए तो मैं जानूं। अब क्योंकि हम लोगों के पास ना इतना समय नहीं है संगीता जी कि हम लोग किसी और की पार्टी के ना अंदर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें। आप लोगों के पास कोई काम नहीं है तो यही सही। और मैं आज एएनबी चैनल पे ठीक 5:05 पर ये बयान देकर जा रही हूं कि आम आदमी पार्टी यहां पर पत्ता तक हिलाकर दिखा देगी तो मैं आपको मान के जान जाऊंगी। 14 लाख बेरोजगार ना अभी भी बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जरा वहां दे दीजिएगा। और प्रदूषण की वो निंजा टेक्निक भी बता दीजिएगा जिसमें प्रदूषण पे इतने करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, और दूसरा विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए। अब मैं राजेंद्र शाह जी आपकी बात पर आती हूं। आपका कहना है कि भीतर घात का मुकदमा लगाया गया, ये लगाया गया, वो लगाया गया। अब मैं एक बात बोलूंगी, आपको चुभेगी तो जरूर, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। आपके ऊपर भी तो थप्पड़ और जूते पड़े थे, उसका क्या परिणाम निकला?
हरीश रावत जी के बयान पर बस एक आपने बातें कह दी थी और उस डिबेट में आप मेरे साथ ही बैठे थे और मैंने ये कहा था कि अनुशासन कार्यवाही करनी चाहिए थी। हरीश रावत जी के बारे में आपने थोड़ा सा कुछ बोल ही दिया था ना और आपको उनके कार्यकर्ता ने लपेटे में ले लिया था। वो अनुशासन कहाँ गया जो आप आज भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के लिए बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ कि भीतर घात के जितने भी विधायक हैं जाके अपने कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दे, और जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहा हो और कितने वरिष्ठ रहा हो कांग्रेस का कार्यकर्ता। आप वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं और पूर्व राज्य मंत्री हैं। बुरा मत मानिएगा, बात कड़वी है मगर चुभेगी जरूर। अब मैं आपको इतिहास में लेकर जाती हूँ। पल्लवी जी 20 सेकंड मुझे चाहिए होगा, हाँ, क्योंकि इनका इतिहास मैं जरूर से आज क्लियर करती हूँ। जरा ये बताइएगा कि राज नारायण जी की याचिका एक दायर हुई थी इंदिरा गांधी जी के समय में, उसमें 7 मुकदमे में जो उन्होंने 7 मुद्दे दायर किए थे राज नारायण जी ने, उसमें से 5 मुकदमे को जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी जी को राहत दी थी और उसमें से 2 मुकदमे में इंदिरा गांधी जी दोषी पाई गई थी और जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने में अयोग्य साबित किया गया था। ये ईवीएम में घोटाले करने के कारण हुआ था। तो ये ना आप लोगों की परवरिश है, वो इंदिरा गांधी जी के समय से चली आ रही है, मुझे पता है। खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचेगी ही ना चाची। और दूसरा मैं बताती हूँ, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में क्या किया था? चुनाव में धांधली की थी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निरस्त कर दिए थे और देश का सत्यानाश कर दिया था, सबको जेलों में डाल दिया था। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है इमरजेंसी। शाहजी अभी तो इतिहास मैंने कुरेदना शुरू किया और आप खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगे। जरा मुझे ये बताइए ना, 1975, शाहजी लेट मी कंप्लीट, कृपया कंप्लीट हो जाने दीजिए। 1975 में इमरजेंसी का जो कुठाराघात किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा, उसमें जो ऐसे लोग थे जो कि कुछ भी नहीं किए थे, निहत्थे लोग मारे गए थे। शाहजी थोड़ा तो आईना साफ करिए अपना कि इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कलंक लगा दिया था देश में कि कितने निहत्थे लोग मारे गए थे और कितने लोग के घर बेघर हो गए थे। यही हाल रहता है। और ये 1975 में था, तब बैलेट पेपर से आपको दिक्कत नहीं हुई। अब बैलेट पेपर को हटाने के लिए ट्रोल किया जा रहा है, बातें की जा रही है। जो आपसे चुनाव आयोग कहा है वो आपसे एएनबी न्यूज चैनल में हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता कह रही है, हाथ जोड़कर कह रही है, एक भी एविडेंस ले आइए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट से इस्तीफा देने को तैयार है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, मुझे ये पता है। ओवर कॉन्फिडेंस का प्रत्यक्ष उदाहरण हरीश रावत जी पार्टी में वहां करते। और पल्लवी जी एक बात और, ये कहते हैं मुख्यमंत्री बदल दिए, ये कर दिए। ये देखिए कि हमारे नेता एकदम एक बार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन आपके हरीश रावत जी अरे कहाँ पहुंच गया आप मुख्यमंत्री? करते हैं कि उसके लिए वो प्रदेश प्रभारी तो क्या, उप राज्य मंत्री तो क्या, सभी के हाथ जूते करवा देते हैं। चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जी, हनी पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जी। बढ़िया है शाहजी, सब बढ़िया है, अनुशासनहीनता भी बढ़िया है और अनुशासन पे लगाया गया कलंक भी बढ़िया है, 1975 की इमरजेंसी भी बढ़िया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं सब बढ़िया है। क्यों नहीं? अब ये सब ठीक है, सब आपने कह दिया, सबने सुन लिया। अब ये बता दो कि गुप्ता जी ने क्या पार्टी फोरम में बात करी? गैतोड़ी जी ने पार्टी फोरम में बात करी? बिशन सिंह चुपाल जी ने पार्टी फोरम में बात करी? मतलब आप अपनी कहानी गाए जा रहे हैं। ये जो इन्होंने जो बयानबाजी दी, ये किस पार्टी फोरम में दी इन्होंने? शाहजी जैसे ही संगठन को पता लगा, संगठन ने उसी समय रोक लगाई और ये बोला कि किसी को भी कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट संगठन में आकर कहिए, और सभी विधायक शांत हो गए। आप लोगों की तरह नहीं कि बैलेट पेपर तो क्या, पोस्टर तो क्या, कैंडल मार्च तो क्या, सब लेकर उतर गए थे। कांग्रेस कार्यालय में लाठी डंडे चलवा दिए थे। हरीश रावत जी मैं भी मुख्यमंत्री बनने की लालच में क्या क्या कर गए थे। वाह रे कांग्रेस के कार्यकर्ता, फिर भी कहते हैं सब बढ़िया है। और जरा मुझे 1975 के इमरजेंसी के बारे में प्लीज
सविनय निवेदन है, बता कर जाइएगा। 75 के बारे में भी बता देंगे, लेकिन पहले उत्तराखंड की तो बात कर लो। बता कर जाइएगा, क्योंकि बैलेट पेपर में गड़बड़ी की शुरुआत वहीं से हुई थी, इमरजेंसी में निहत्थे लोग। राजेंद्र जी ऑप्शन क्या है? मतलब विकल्प पर भी तो कभी चर्चा होनी चाहिए ना, क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ईवीएम और बैलेट पेपर पर इस तरह के सवाल उठते ही हैं। तो जब चुनाव नहीं होते हैं उस बीच क्या हम कोई रास्ता अख्तियार करते हैं कि हम कोई अब तीसरा ऑप्शन निकालें चुनाव कराने का? पल्लवी जी मेरे पास तो इतिहास अभी इतने ज्यादा, मैं हिस्ट्री में काफी तेज रही हूँ, तो मैं और भी खंगाल दूंगी। राजेंद्र शाह जी, आप शुरुआत तो करिए। चलिए राजेंद्र। नहीं, मैं देखिए, जिस दिन राष्ट्रीय स्तर की बहस होगी हनी पाठक जी के साथ मुझे बिठा लीजिएगा, मैं भी सारी बता दूंगा इनको। मैं तो लोकल डिबेट में ही आपसे पूछ रही हूँ कि बैलेट पेपर में घोटाले की शुरुआत 1975 में हुई थी और कोर्ट ने ये कहा था, जस्टिस ने कहा था कि ठीक है एक एक करके बात जो दी है, और उसमें ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी जी दोषी पाई गई थी। की बात कर लीजिए कि 2001 में अंतरिम ईवीएम घोटाले का कोई प्रूफ एक सेकंड वो एक बार उनकी बात। हनी पाठक जी, आपने 2000 पहली अंतरिम सरकार बनी, मुख्यमंत्रियों की लाइन लगानी शुरू कर दी। सबसे पहले आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? आप अपनी अभी गारंटी दे रहे हैं क्या शाह साहब? अभी गारंटी दे रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए कांग्रेस जीतती है तो आप स्थायी सरकार देंगे और एक ही मुख्यमंत्री रहेगा? अभी गारंटी दे रहे हैं आप? हमने तब ना बैलेट पेपर में तो घोटाले हो रहे हैं, है ना जी? हार तो पहले ही मान ली पल्लवी जी इन लोगों ने। हमें बताइए राजेंद्र शाह जी, हमने तो अभी ये 10 साल के शासन में 3 मुख्यमंत्री दिए, आपने कितने? 2001 की पहली अंतरिम सरकार पड़ी। पल्लवी जी, कोई बात तो इनके पास रहती नहीं है, फिर डिबेट में आते हैं और बेबुनियादी वही बातें उठाते रहते हैं। इनसे ये पूछिए कि हमने सरकार मुख्यमंत्री बदले, कम से कम हमने योजनाएं तो नहीं बदली ना, जनता से धोखा तो नहीं किया ना, योजनाएं तो नहीं बदली ना। योजनाएं जब बदलेंगे तब आप बोलिए। चलिए एक साथ सब तीनों लोग एक साथ मत बोलिए, तीनों लोग एक साथ मत बोलिए, बैलेट पेपर आवाज मर जाएगी। घोटाले का चलिए बोलिए। 1975 तक के बैलेट पेपर को उठाकर लेकर आई हूँ, कृपया बैलेट पेपर कर रही है और मुझे उसका जवाब दीजिए। ठीक है राजेंद्र जी, आपके लिए सवाल यही है कि 1975 में बैलेट पेपर में जो घोटाला हुआ था, कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की थी, शुरुआत आप लोगों ने की है क्या? इसलिए आपको डर सता रहा है? आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन संगीता जी कुछ कहना चाह रही है बीच में, 1 मिनट का वक्त हमें कोई डर नहीं सता रहा। पल्लवी जी, घोषणाएं हुई है तो पिथौरागढ़ से जहां से हनी पाठक जी आती हैं, कल वहां एक 7 किलोमीटर की सड़क के लिए एक महिला की मृत्यु हुई है। तो हनी पाठक जी ये भी बता दीजिए कि 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, पर किस जगह पर कितनी सड़क बनाई है, इसका डाटा भी लेकर बैठिए। ये भी बताइए आपने किन अस्पतालों में कितना काम कराया है, ये भी डाटा मुझे दे दीजिए। आपने कितने नए स्कूल बनाए हैं और कितने स्कूल बंद करिए हैं, ये भी बता दीजिए। और अगर मैं पिछले 7 साल की बात करूं तो आप 9000 लगभग घोषणाएं की है और 18 धरातल पर उतरी है, तो ये भी डाटा लेकर के बैठा कीजिए। इल्जाम लगाना आसान होता है, आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड को पहुंच जाती है दिल्ली, क्योंकि आपके पास यहाँ बताने के लिए कुछ नहीं है आपने क्या किया है। पल्लवी जी, ऐसी डिबेट में आते हैं प्रवक्ता ये कि इनको यही नहीं पता है कि जहाँ सरकार होती है एग्जाम्पल वहीं का दिया जाता है। आप कहीं और तो है नहीं, ठन गोपाल है हर चलिए ठीक है। संगीता शर्मा जी, वो दिल्ली की बात मैं भी बार बार करती हूँ क्योंकि दिल्ली मॉडल लेकर आप लोग चल रहे हैं, तो वो दिल्ली मॉडल के बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना। आपको कौन कह रहा है, आपको कौन कह रहा है कि आप सारी बात मानिए? आपको कोई नहीं कह रहा है, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। आपको जो चीज गलत लग रही है वो चीजें आपको साफ करनी पड़ेंगी। नहीं तो हम भी तो पल्लवी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कि यहाँ कितना काम हुआ है, दे दें ये सवाल के जवाब हमारे। ठीक है, मैं दे रही हूँ। पल्लवी जी, डिबेट का मुख मोड़ दीजिए, बैलेट पेपर से हटाइए, मैं जवाब दे रही हूँ। चलिए 1 सेकंड, राजेंद्र जी का मैं जवाब ले लेती हूँ कि 1975 से जो चीज आप लोगों ने शुरू की, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि वो परंपरा बढ़ी जा रही है? कामयाबी मैं बता दे रही हूँ संगीता जी आपको, पहले केजरीवाल जी अकेले खांसते थे, अब पूरा दिल्ली खांस रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी आप सरकार की। थोड़ा सा हनी पाठक जी से कह दीजिए ना, सुनने की आदत भी डाले ना। बोलिए ना, तो राजेंद्र जी जवाब दीजिए सर। जनता ने 3 बार उन्हें चुना है, जवाब अगर डिबेट के अब 2 महिलाओं के बीच में फंस गए हैं आप, रुकिए।
नहीं, चलिए, अब वो सुनेगी तब बोलेंगे ना। मैं सुन रही हैं आप लेकिन आप सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं भी ये चाहती हूँ कि जो सवाल है ना, सवाल का जवाब सवाल नहीं होना चाहिए, जवाब ही होना चाहिए। वो 1975 की बात कर रही हैं पोस्टल बैलेट की, तो उस पर मुझे जवाब दीजिए सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, 1975 पे चले गए आप। वर्तमान की बात में उत्तराखंड की सीमा से 51,125 की सीमा चले। सब मैंने आप पल्लवी जी, मैंने इनसे एक सवाल पूछा, आपने मेरे उन सवालों का जवाब ही नहीं दिया। मैं बता देती हूँ, वो 3 बार बोल चुकी हैं सर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। राजेंद्र जी, जो आप सवाल पूछ रहे थे उसके बारे में उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और दूसरी बात, अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई भी है तो आप गए हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास, और अगर इन लोगों ने कोई गड़बड़ी की है तो आपको न्याय मिल जाएगा, या फिर देश के उत्तराखंड की जनता को न्याय जरूर मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग कोई धांधली नहीं करेगा सर। अब आप ये बताइए कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की शुरुआत कहां से हुई थी, और क्या अभी तक वो गड़बड़ी चली आ रही है, इसलिए आप लोगों को डर सता रहा है? अब मैं माफी चाहूंगी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहां पर रुकना है, उसके बाद हम आपका जवाब लेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजेंद्र जी, सीधा मैं आप ही का रुख कर रही हूं, आपका जवाब लेंगे हम। राजेंद्र शाह जी, राजेंद्र जी, ये आवाज मिल रही है आपको? राजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए। जी बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि पोस्टल बैलेट में शुरुआत कौन से सन से हुई थी और कब तक वो चली आ रही है, और किस बात का डर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है? देखिए हमें कोई डर नहीं है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो सवाल बात की जाए ना, उस सवाल पे जवाब होना चाहिए। अब ये भाजपा के प्रवक्ताओं की बड़ी आदत है, ठीक है। अब मैं और प्रवक्ताओं की बात नहीं कहता, मैं जो बात का जवाब जो मुझसे पूछा जाता है मैं वो बात, अब ये घुमा फिरा के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, भैया बात कहाँ हो रही है। आपने भी मेरा सवाल जो उनसे पूछा, मैंने ये कहा कि हमेशा जो है उम्मीदवार को चुनाव जो है वो मत उसका वो दिया जाता है कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट में इतने सीनियर सिटीजन है, इतने जो है सर्विस वोटर है, वो भी नहीं दी गई। वो उस बात का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया और चुनाव आयोग को छोड़ दिया वो भी। मैंने इनसे ये कहा कि क्या मतलब पिछले आयोग को जानकारी है कि पिछली बार दी थी लिस्ट, खाना बता देना कि हाँ दी थी तो ठीक है, या नहीं दी थी तो ठीक है। ये तो दोनों बातों में। अब ये चुनाव आयोग की बात, अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, आप पहुंच गए वहां, अब लगातार धारा करवा बोल के आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ उत्तराखंड की, अब आप उत्तराखंड तक ये सीमित रहो ना। चलिए हनी पाटिल जी, उत्तराखंड में आपने और क्या किया? कुछ नहीं किया। 7 से 12 आपने कुछ नहीं किया। अब शाह जी मैं जवाब दे रही हूँ, सुन तो लो। इनसे 2 योजनाएं पूछ लीजिए, बताइए 2 योजना। चलिए बताइए आपने। हास्यास्पद डिबेट की तरफ लेके जा रही है दोनों प्रवक्ता बातों को। खुद कहते हैं कि मुद्दे से मत भटको और मुद्दे से भटकते हैं। खुद बैलेट पेपर की बात करते हैं, और जब मैं बैलेट पेपर की बात पर आती हूँ तो कहते इतिहास में मत लेके जाओ। 1975 में ही वो इंदिरा गांधी जी दोषी पाई गई थी बैलेट पेपर के घोटाले में, जिसके कारण इमरजेंसी लगी। वो बैलेट पेपर की इनको पता है कि बैलेट पेपर में घोटाले हो सकते हैं, तब इनको खुजली हो रही है बेमतलब की, और खुद ये कह रहे हैं कि पल्लवी जी आपने मेरी बात का जवाब खुद दिया। शाह जी जरा सा ना शांत हो जाइए। पता है मुझे आपको बौखलाहट है हारने की, आपको अंदेशा हो गया है हारने का, लेकिन थोड़ा सुनने की क्षमता तो रखिए। सुनाने के लिए क्या आपको कांग्रेस के कार्यालय लेकर जाना पड़ेगा क्या? वहाँ के कार्यकर्ता उसी अंदाज में समझाएंगे तब समझेंगे शायद। राजेंद्र शाह जी भुक्तभोगी है ना। बता दीजिएगा
पल्लवी जी हो गई इनकी बात समाप्त, तो मैं बोलती हूँ। शाह जी, मुद्दा पता है मुझे क्या मिला था? बैलेट पेपर में गड़बड़ी, ये मुद्दा मिला था। मैं उस मुद्दे को लेकर इस डिबेट में आई। आप लोगों ने मुद्दे को भटकाया, 3 मुख्यमंत्री की बात करी, काम की बात करी, ये बात करी, वो बात करी। ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मेरी बहन कहती हैं कि दिल्ली की बात करते हैं। तो पल्लवी जी, जरा सा अब कोई भी प्रवक्ता आए, उनको ये बताइएगा कि जहां की सरकार जहां पर होती है ना, वहां का उदाहरण देके बातें की जाती है। शायद आपको आम आदमी पार्टी के लोगों ने नहीं समझाया, तो संगीता जी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको बता देती हूँ कि जब कहीं जिसकी सरकार होती है उसका उदाहरण दिया जाता है। और शाह जी, बैलेट पेपर की बात आप जो लेकर आए हैं, तो बैलेट पेपर के घोटाले की शुरुआत आपके समय से हुई थी। तो मैं इतिहास को तभी तो कुरेदी हूँ कि आप लोगों की जननी है घोटाला। कांग्रेस कारनामों की घोटाले की जननी है, और कांग्रेस के लोग घोटाला करते आए हैं। तब इन्हें पता है कि घोटाले कहां से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं। ये सारी चीजें उनको पता है, क्योंकि आप लोगों ने आर्मी तक को नहीं छोड़ा था। जीप घोटाला जो किया था 1948 में, आर्मी वालों को खराब जीप दी थी, पुरानी जीप को पेंट करा के। तो कांग्रेसी कारनामों की जो घोटालों की लिस्ट है ना, वो 1947 से चली आ रही है, 1948 से चली आ रही है, इमरजेंसी से चली आ रही है। बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ कोइन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, टाटा ट्रक। चलिए ठीक है, अपन हाल ही में 2012 में हुआ। चलिए तो घोटाले की खदान आज लगाती है दूसरों पर घोटाले का अंजाम। और देखिए, डिसिप्लिन की तो बात कृपया मत ही करिएगा कि संगठन में किस प्रकार की बात करी जाती है, क्योंकि आप तो डिसिप्लिन के बहुत बड़े उदाहरण हैं कि आज तक आपका निस्तारण नहीं हो पाया। शाह जी। संगीता शर्मा जी। निस्तारण नहीं होगा जो तुम्हारे ऑफिस में काम करते थे, देखिए, महामंत्री पर आरोप लगाता। अरे शाह जी, आप अनुशासन क्या होता है इसके बारे में कृपया भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को तो मत ही बताइएगा कि अनुशासन क्या है, और अनुशासन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, प्रभारी तक चेंज करवा सकते हैं। आप लोग इस प्रकार के घोटाले की खदान है। तो कृपया बताइए कि अनुशासन किसकी पार्टी में है, किसकी पार्टी में नहीं है। हमारे तो महामंत्री संगठन ने एक बार कह दिया कि जो भी बात है संगठन के पटल पर आकर कहिए, उस समय सभी शांत हो गए। लेकिन आपके यहाँ तो पोस्टर और बैलेट लेके कैंडल मार्च, रायपुर विधानसभा सीट ऐसी थी। हनी पाठक जी, अब अनुशासन पर ही हम बात कर रहे हैं, तो सुनिए रायपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। ये आपका अनुशासन था, तब आप क्यों नहीं रोक पाए? 8 सीटें आपकी फंस गई हनी पाठक जी, 8 सीटें निर्दलियों के चक्कर में फंस गई आपकी। उसके बाद जब मतदान हो जाता है, उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी आती है। अब आप कहते रहिए। पल्लवी जी, देखिए, हम लोगों को तो बैलेट पेपर में घोटाले की कोई टेंशन नहीं है। जीत होगी, 100% होगी, क्योंकि जनता ने हम लोगों को फिर अपनाया है। 10 अभी अनुशासन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो अनुशासन की तो कोई भी पार्टी बात ही ना करे। अनुशासन पर आ रही हूँ, अनुशासन पर ही मैं आ रही हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का अपना मन होता है कि वो किसके पक्ष में प्रचार करे। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस के मत में प्रचार किया होगा तो वो उनकी मंशा थी, लेकिन हम लोगों ने लाठी डंडे जूते तो नहीं उठा लिए ना। ये पूरा मान और सम्मान रखा ना पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ये ठीक है। चलिए संगीता शर्मा जी। जो आपके हाथ नहीं ठीक है, भाजपा वाले ये परमिशन दे रहे हैं कि नोचती है शाह जी, और अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते नजर आए थे। भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं वो, और वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। है ना संगीता जी, आप लोग को तो खुश होना चाहिए ना। आप लोगों की जड़ें भी नहीं पनप पा रही हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता इधर उधर प्रचार करने जा रहे हैं तो आप लोग खुश होइए। शायद आम आदमी पार्टी को एक सीट ही मिल जाए, एक ही सीट मिल जाए। आम आदमी पार्टी घोटाले में डूबी सरकार को शायद कुछ और सीट ही मिल जाए। मुंगेरीलाल के हसीन सपने मत देखिए कि 10.44 करोड़ रुपए आपने प्रदूषण पर खर्च किया, और विज्ञापन पर 790
98.88 करोड़ रुपए ये आरटीआई में खुलासा हुआ है। वो निंजा टेक्निक को बता ही दीजिए आप पल्लवी जी, निंजा टेक्निक जिससे जनता के टैक्स के पैसों का केजरीवाल जी उचित इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सरकार की बड़ी कामयाबी, मैं फिर कहूंगी, पहले केजरीवाल जी अकेले खासते थे, अब पूरा दिल्ली खास रहा है। लेकिन सड़कों का मोदी जी आकर के लोकार्पण कर रहे हैं, आप झूठ यहाँ बैठकर बयानबाजियां कर रहे हैं। सड़कों पर लोग आज भी मृत्यु उनकी हो रही है, तो उनसे पूछिए। चलेगी उत्तराखंड में, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो कर दिखाया। ठीक है, हम लोगों ने विज्ञापनों पर 798.88 करोड़ रुपए खर्चा नहीं किया है संगीता जी। अभी इस दिशा में अगर हम बहस लेकर भी जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि निरर्थक ही है, क्योंकि अब हो गया जो होना था, मतदान तो हो चुका है। किसका विकास पसंद आया नहीं आया, डाल दिए जनता ने तो वोट ना। तो अभी सड़क नाली और इन सब के बारे में बात करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। जब सरकार नई बन जाएगी उसके बाद में चर्चा कर सकते हैं कि अब कौन सड़कें बनवाएगा। राजेंद्र शाह जी बताइए सर, आपके तो अनुशासन और सब चीजों पर ही सवाल उठ जाते हैं। अनुशासन पर सवाल उठा है जो अपना खुद अनुशासन में हो। जब जिनके विधायक लगातार जो है वो अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और वो फिर ये कहे कि उन्होंने पार्टी फोरम में बात की, अखबारों में बयान आ रहे हैं, कोई मतलब छोटा आदमी को जाते हैं। सुभाष जैसे जो 8-9 बार चुनाव जीते हुए हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। बताइए, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया। तो अब ये कहना बड़ा आसान होता है ना। आज अपने घर की तरफ तो कोई देखता नहीं है, दूसरे के घर की तरफ। हमारे यहाँ अगर रावल जी ने जरा सा कुछ कह दिया तो उनके रावल जी के बारे में बार बार लगा करते हैं। शाह जी कह रहे अपने घर की तरफ आदमी देखता नहीं है, दूसरे में झांकता है। तो ये तो मैं भी कह सकती हूँ, अपने घर में देखिए, बाद में हमारे घर में झांकेगा। शाह जी आप पहले ना प्लीज रिक्वेस्ट है, पिक्चर क्लियर करिए, क्या क्या बयान आप दे रहे हैं। हास्यास्पद बयान दे रहे हैं आप डिबेट में। आप खुद कह रहे हैं हम पर आरोप लगा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि अपने घर की तरफ देखो, दूसरे के घर की तरफ मत देखो। आप क्या कहना अच्छा राजेंद्र शाह जी, अभी समय भी कम होता जा रहा है सर। मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्या मान रहे हैं सर, उत्तराखंड में क्या वाकई में ईवीएम या फिर मतदान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है? ईवीएम और पोस्टल बैलेट के बारे में बात कीजिए, आपके हिसाब से कोई गड़बड़ी हुई है क्या? पहले आप 30 तरीके से बोल दीजिए, जब ये बोल जाएंगे फिर आपने मेरा सवाल सुन लिया है ना सर, आप जवाब दीजिए। मैंने आपका सवाल सुन लिया, बताइए। देखिए ऐसा है, मेरी वही बात है कि आप हमेशा से चुनाव से पहले जो है वोटर लिस्ट जो है विधायक जो चुनाव लड़ने वाले को दी जाती थी, वो इस बार नहीं दी गई। इंडिविजुअल पोस्टल बैलेट दिए जाते थे, वो नहीं दिए गए। एक ही व्यक्ति को पकड़ा दिए गए। वो जाने या हनी पाठक जी जाने, है ना, ये इसके बारे में हमें तो जाने। लेकिन ऐसा क्यों? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं सर? इस ना बहुत सीधा सा मेरा सवाल है, हाँ या ना। हाँ मानते हैं कि गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी हो सकती है? देखिए गड़बड़ी करने के लिए तो ये काम किया उन्होंने, और किस लिए किया? तो इस हिसाब से अगर आप जीत गए ना सर, तो फिर आप सोच लीजिए आपके बयानों की कितनी धज्जियां उड़ाई जाएंगी अगर आप जीत गए तो। आप जीत भी रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी भी हो रही है, पोस्टल बैलेट बदले जा रहे हैं, मतपत्र दिए नहीं गए, उसके बाद भी आप जीत रहे हैं। पोस्टल बैलेट में इन्होंने जो गड़बड़ियां किए हैं, अगर कहीं हम कम वोट से आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ इनकी वजह से आ रहे हैं पोस्टल बैलेट की वजह से। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, मैं चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनावी नतीजे हालांकि आने हैं, लेकिन उससे पहले सब्र किसी को नहीं हो रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी रोजाना नए नए बयान देकर उत्तराखंड की सियासत को गरमाए हुए है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मत पत्रों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई। अब खैर ये तो देखने वाली बात रहेगी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जो शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है, क्या उस शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।